चौथे दिन पहले मैदान में उतरते ही मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी ने मचाया आतंक और 10 ओवर के भीतर दे दिए इंग्लैंड को 4 बड़े झटके। लेकिन फिर मैदान में उतरे बेन स्टोक्स और जो रूट के बल्लेबाजी से दबाव में जाने लगी थी टीम इंडिया। परंतु तभी वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी करिश्माई फिरकी गेंदबाजी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऐसा फंसाया कि उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और एक के बाद एक विकेट झटकते हुए कर डाला 192 रनों पर ऑल आउट। लेकिन फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल से भिड़ गए बेन स्टोक्स और फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा कि डगमगा गई टीम इंडिया, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले की चौथे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह तीसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का चौथे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, भारतीय टीम को पहली पारी में 387 रनों पर ऑल आउट करने के बाद दूसरी पारी में मात्र 1 ओवर का खेल खेला गया था। लेकिन इस ओवर में काफी घमासान मैदान पर देखने को मिला था, जहां पर पहले तो शुभमन गिल और जैक क्राउली के बीच भिड़ंत देखने को मिली थी, तो वहीं इसके बाद मोहम्मद सिराज भी बेन डकेट के साथ उलझते हुए नजर आए थे, जिस कारण आज का चौथा दिन का खेल रोमांचक होना तो तय था। ऐसे में चौथे दिन के खेल की शुरुआत हुई इंग्लैंड की ओर से। तीसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे जैक क्राउली और बेन डकेट एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, कल दिन के अंत में हुए घमासान के बाद आज इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की बड़ी चुनौती थी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो चौथे दिन की शुरुआत इंग्लैंड के हित में साबित हुई। जी हां, क्योंकि पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली गेंद को बाहर की ओर डाला और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार पहुंच गई, जिस कारण पहले ही गेंद पर इंग्लैंड को बाएं के रूप में 4 रन हासिल हो गए। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज के ओवर के बाद जैसे ही जसप्रीत बुमराह आए, उन्होंने अपने तेज तर्रार गेंदबाजी का अनुभव जैक क्राउली को कराया। जी हां, क्योंकि इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इतनी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी डाली कि जैक क्राउली गेंद को अपने बल्ले से छू तक नहीं पाए। और दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर असमतोल उछाल देखने को मिला, जिसमें जैक क्राउली लगभग फंस चुके थे और विकेट मिलने का भी एक सुनहरा मौका जसप्रीत बुमराह के हाथ में था। लेकिन दोस्तों, इस मौके को जसप्रीत बुमराह नहीं भुना पाए और जैक क्राउली, उनका एक बड़ा विकेट भारत के हाथ से फिसल गया। दोस्तों, पहले 2 ओवर में ही मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से आज का खेल कैसा होने वाला है यह बता दिया था, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर भी इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किल भरे रहे, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज गेंद को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 6ठे ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट ने अपना बैच बॉल अंदाज दिखाया और अतरंगी अंदाज में मोहम्मद सिराज के खिलाफ पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो बेन डकेट का यह आक्रामक अंदाज मोहम्मद सिराज को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि एक गेंद बाद ही मोहम्मद सिराज ने वापसी की और बेन डकेट को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस दूसरी पारी का इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, बेन डकेट इस दूसरी पारी में टीम के लिए 12 गेंद में मात्र 12 ही रन बना पाए। दोस्तों, बेन डकेट के रूप में बड़ा विकेट मोहम्मद सिराज के हाथ लगने के चलते अलग ही अग्रेशन उनके सामने मोहम्मद सिराज दिखाते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ऑली पोप। दोस्तों, चौथे दिन की शुरुआत में ही टीम इंडिया को एक बड़ा विकेट हासिल हो चुका था, जिस कारण अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ अब गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे। खासकर कि जसप्रीत बुमराह, जिनकी हर ओवर की हर गेंद कभी नीचे रह रही थी तो कभी बल्लेबाज के सिर के ऊपर से सीधे विकेट कीपर के पास पहुंचती जा रही थी। इस कारण बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद को खेलूं तो खेलूं कैसे। पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों का दबदबा इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। भले ही बीच बीच में बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच रही थी, लेकिन इसमें भी जीत गेंदबाज की ही हो रही थी, जिस कारण दोस्तों, जैक क्राउली के साथ नए बल्लेबाज ऑली पोप भी काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका दोनों ही गेंदबाज नहीं दे रहे थे, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज दबाव महसूस करना शुरू हो चुके थे। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 12वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने अपने ओवर की पहली 5 गेंदें देख काफी सही लाइन और लेंथ से डाली और स्ट्राइक पर मौजूद ओली पोप को एक भी रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और अंतिम गेंद को अंदर की तरफ स्विंग कराया, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद ओली पोप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और गेंद सीधे उनके पैर से जा टकराई। जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों से अपील तो देखने को मिली, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। लेकिन दोस्तों, तभी शुभमन गिल ने काफी चालाकी से डीआरएस की मांग की, जिसमें अंततः अंपायर को अपना डिसीजन बदलना पड़ा और ओली पोप के रूप में भारतीय टीम को इस मुकाबले का दूसरा विकेट हासिल हो गया।
आपको बता दें, भारत के खिलाफ आज ऑली पोप 17 गेंद का सामना करते हुए मात्र 4 ही रन बना पाए दोस्तों। चौथे दिन अब तक मोहम्मद सिराज की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन का रास्ता नाच चुके थे। टीम इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा पूरी तरीके से मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम को संवारने के इरादे से इंग्लैंड की ओर से मैदान में आए अनुभवी बल्लेबाज जो रूट। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते इंग्लैंड की टीम अब काफी ज्यादा दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर में मात्र 3 ही रन इंग्लैंड की ओर से देखने को मिले। बता दूं, आज चौथे दिन की शुरुआत से एक छोर से जसप्रीत बुमराह तो दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी आक्रमण पर आए हुए थे, लेकिन अब दोनों ही गेंदबाजों के स्पेल खत्म हो चुके थे, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को। लेकिन दोस्तों, पहला ही ओवर नीतीश कुमार रेड्डी का काफी खराब रहा, जहां पर जैक क्राउली ने एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ एक जोरदार चौका लगा दिया। लग रहा था मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का स्पेल खत्म होने के चलते अब इंग्लैंड की ओर से तेज गति से रन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले ओवर में चौका खाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने अगले ही ओवर में अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और चौका लगाने वाले जैक क्राउली को मैच के 15वें ओवर में फंसाया और यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए 50 रन के भीतर ही इंग्लैंड को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। दोस्तों, एक संघर्षपूर्ण पारी इसी के साथ जैक क्राउली की खत्म हुई, जिसमें उन्होंने 49 गेंद का सामना करते हुए मात्र 22 रन बनाए। दोस्तों, एक तरफ जहां तीसरा विकेट मिलने के चलते भारतीय खिलाड़ियों के बीच अलग ही जल्लोष देखने को मिल रहा था, तो वही इंग्लैंड के खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि 3 बड़े बल्लेबाज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में अब टीम को संभालने के लिए इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे हैरी ब्रुक, और आते ही हैरी ब्रुक ने बैटबॉल अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद हवा में लहराते हुए बल्लेबाज तक पहुंच रही थी, जिस कारण नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक अपने बैटबॉल अंदाज को सफल तो नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट काफी संयम और सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करते जा रहे थे और खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचा रहे थे, जिस कारण एक वक्त डगमगाती इंग्लैंड की टीम अब संवारती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि अब हर ओवर से 7 से 8 रन दोनों ही बल्लेबाज बनाते जा रहे थे। बता दूं, नीतीश कुमार रेड्डी के साथ अब दूसरी छोर से आकाशदीप गेंदबाजी पर आए हुए थे और इन दोनों ही खिलाड़ियों की गेंदबाजी स्पीड कम होने का फायदा दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से उठाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 20वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक ने अंततः अपना असली अंदाज गेंदबाजी करने आए आकाशदीप को दिखाया, जहां पर उन्होंने चौथी और 5वीं गेंद पर अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर लगातार 2 चौके जड़े, तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर आगे की तरफ 90 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। बता दूं, इस ओवर में हैरी ब्रुक ने खुद अपने दम पर 14 रन बटोरे। दोस्तों, धीरे धीरे अब एक बेहतरीन साझेदारी इंग्लैंड के इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि जहां एक तरफ जो रूट भारतीय गेंदबाजों को सम्मान देते हुए इक्का दुक्का रन बटोरते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हैरी ब्रुक अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगले ओवर में एक बार फिर हैरी ब्रुक ने अपना हाथ खोला और नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ एक बेहतरीन शॉट मारते हुए चौका बटोर लिया। दोस्तों, यह साझेदारी अब वक्त के साथ टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनती जा रही थी, लेकिन तभी अपने पिछले ओवर में 14 रन लुटाने वाले आकाशदीप ने गेंदबाजी से आतंक मचा डाला और तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे हैरी ब्रुक को अपने घातक गेंदबाजी में फंसाया और तेज तर्रार यॉर्कर डालते हुए सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को इस मुकाबले का चौथा झटका दिया। दोस्तों, पिछले ओवर में हैरी ब्रुक ने आकाशदीप को 14 रन मारे थे। ऐसे में इस ओवर में विकेट मिलने के चलते आकाशदीप का जबरदस्त जल्लोष मैदान पर देखने को मिल रहा था। बता दूं, हैरी ब्रुक को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो मिली, लेकिन वह इस दूसरी पारी में टीम के लिए 19 गेंद में मात्र 23 ही रन बना पाए, जिसमें उन्होंने 4 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का भी जड़ा। दोस्तों, टीम इंडिया के घातक गेंदबाजों ने अब इंग्लैंड के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और अब तक इंग्लैंड 100 रन का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाई थी। पूरी तरीके से टीम इंडिया शिकंजा कसती जा रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब जो रूट का साथ निभाने मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, तो वहीं दूसरी ओर और दबाव बनाने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई। अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को और आते ही बुमराह ने भी अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी और सही लाइन से मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स और जो रूट को काफी ज्यादा तंग कर दिया और रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और इसके कुछ ही देर बाद चौथे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। दोस्तों,
इस पहले सेशन को लंच तक पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपने नाम किया था, क्योंकि लंच तक इंग्लैंड 98 रनों पर अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों लंच काल के बाद का सेशन इंग्लैंड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण पूरी तरीके से दबाव इंग्लैंड पर था। ऐसे में मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था। तो अब इस सत्र में इंग्लैंड को एक साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों लंच काल के बाद पहला ही ओवर लेकर आए। आकाशदीप ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जो रूट को काफी परेशान किया और इस ओवर में मात्र एक ही रन बटोरने का मौका दिया। लेकिन दूसरे ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज बेन स्टोक्स अपने इरादे स्पष्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि बेन स्टोक्स ने आते ही अपना बल्ला फेंकना शुरू कर दिया था, जिससे भारतीय गेंदबाज अब समझ चुके थे कि इस सेशन में बैचबॉल अंदाज बेन स्टोक्स की ओर से देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसकी झलकियां 2 गेंद बाद देखने को भी मिली, जहां पर मोहम्मद सिराज के खिलाफ बेन स्टोक्स ने ऑफ साइड की और जोरदार शॉट जड़ा और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और साथ ही इंग्लैंड को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों लॉर्ड्स के इस खूबसूरत मैदान पर लंच के बाद चारों ओर बादल छा चुके थे और हवाई भी अभी तेज गति से चल रही थी, जिस कारण अब टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसी के चलते अब कप्तान शुभमन गिल ने आकाशदीप को गेंदबाजी से हटाकर एक छोर से मोहम्मद सिराज तो दूसरी छोर से जसप्रीत बुमराह को लगाया था, जो अब अपने तूफानी गेंदबाजी से कभी बेन स्टोक्स तो कभी जो रूट के लिए मुश्किलें खड़ी करते जा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों की गेंदें कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग हो रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। बीच बीच में अपील भी भारतीय खिलाड़ियों से देखने को मिल रही थी, लेकिन किस्मत अच्छी होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज अपने विकेट को संभाले हुए थे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी रनों पर पूरी तरीके से अंकुश लगा रखा था, जिस कारण धीरे धीरे इंग्लैंड के बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे थे। परंतु दोस्तों यह दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना पेश किया और जोखिम उठाते हुए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक जोरदार चौका लगा दिया और कुछ ही देर बाद साथ ही बल्लेबाज जो रूट के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक अहम साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों पहले सेशन में 4 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद अब एक बेहतरीन साझेदारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, जिस कारण अब पहली बार टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल चिंतित नजर आ रहे थे और इसी के चलते अब गेंदबाजी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन ने गेंद थमाई अपने जादुई स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा को। और दोस्तों रविंद्र जडेजा के पहले ही ओवर में जो रूट के खिलाफ जोरदार अपील भी देखने को मिली, लेकिन गेंद पैड से टकराने से पहले बल्ले से टकरा चुकी थी, जिस कारण इस अपील को पूरी तरीके से अंपायर ने खारिज कर दिया। दोस्तों लंच काल हुए अब करीबन 1 घंटे का समय बीत चुका था, लेकिन पूरी तरीके से यह सेशन इंग्लैंड के हित में अब तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि लंच के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अपने हर गेंदबाज को आजमा चुके थे, लेकिन बेन स्टोक्स और जो रूट के सॉलिड डिफेंस के सामने अब टीम इंडिया की गेंदबाज पूरी तरीके से हताश, निराश और परेशान हो चुके थे और मैदान पर समय बिताने के चलते दोनों ही बल्लेबाज पिच को बखूबी तरीके से समझ रहे थे, जिस कारण अब खराब गेंद पर जोरदार शॉट भी दोनों ही खिलाड़ियों से हर ओवर से देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक शानदार खेल अब भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ दिखा रहे थे, लेकिन तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी की और दूसरी छोर से तेज गेंदबाज को हटाकर गेंद थमाई वॉशिंगटन सुंदर को। और दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने भी आते ही अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे जो रूट को अपने फिरकी में फंसाया और मैच के 43वें ओवर में सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लंबे वक्त से चली आ रही इस साझेदारी को तोड़ दिया। आपको बता दे जो रूट इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 96 गेंद में 40 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम को एक बड़ी विकेट हासिल कर दी थी और जो रूट के विकेट के साथ अब इंग्लैंड की मुश्किलें भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में दोस्तों अब कप्तान बेन स्टोक्स का साथ निभाने मैदान में उतरे इस सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले जेमी स्मिथ, और आते ही स्मिथ ने पहले ही गेंद पर आगे बढ़कर सामने की ओर शॉट जड़ा और 1 रन लेते हुए अपना खाता खोल लिया। दोस्तों एक छोर से रविंद्र जडेजा तो दूसरी छोर से वॉशिंगटन सुंदर अब अपने फिरकी के जाल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ 1 रन बनाने के बाद जब से रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का सामना कर रहे थे वह गेंद को समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद किस तरफ जाएंगी। हर गेंद के साथ उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और दोस्तों इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ को अपने जाल में फंसाया और गिल्लियां बिखेरते हुए इंग्लैंड को इस पारी का और एक बड़ा झटका दे दिया।
दोस्तों, जेमी स्मिथ अब तक तो फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन वह इस पारी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 14 गेंद में मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर के खेल में आने के चलते अचानक से अब टीम इंडिया मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पिच्चू 4 ओवर के भीतर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिसे देख स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक भी सभी खिलाड़ियों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में टीम का साथ देने अब मैदान में उतरे क्रिस वॉक्स। दोस्तों, एक छोर से बेन स्टोक्स तो भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सॉलिड डिफेंस दिखा रहे थे, लेकिन अब वह अपने आंखों के सामने जो रूट और स्मिथ के रूप में 2 बड़े बल्लेबाजों को जाते हुए देख चुके थे, जिस कारण अब उन 2 खिलाड़ियों को गंवाने का दबाव बेन स्टोक्स भी साफ तरीके से महसूस करने लगे थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ बेन स्टोक्स को भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस बीच नए बल्लेबाज क्रिस वॉक्स अपना बैच बॉल अंदाज दिखाते हुए नजर आए, जिन्होंने अपने पारी की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल किया और एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद चौथे दिन के चायकाल का समय भी हो गया। बता दूं, ये सेशन बराबरी पर खत्म हुआ, क्योंकि इस सेशन में पहले तो जो रूट और बेन स्टोक्स की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली, और इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड को और 2 बड़े झटकों का सामना भी करना पड़ा। बता दूं, चायकाल तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चायकाल खत्म होने के बाद नाबाद लौटे इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स और क्रिस वॉक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, और दोस्तों, आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के बीच तालमेल की कमी देखने को मिली, जहां पर बेन स्टोक्स को रन आउट करने का सुनहरा मौका शुभमन गिल के पास था। लेकिन दोस्तों, इस मौके को शुभमन गिल भुनाने में पूरी तरह असफल रहे, जिस कारण एक बड़ा जीवनदान बेन स्टोक्स को हासिल हुआ लगने लगा। इस जीवनदान का फायदा बेन स्टोक्स उठाएंगे, और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अगले ही ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर पहले ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ नीचे बैठकर बेन स्टोक्स ने एक जोरदार शॉट जड़ा और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस चौके के बाद मिले हुए अपने जीवनदान को ज्यादा वक्त तक बेन स्टोक्स आगे नहीं बढ़ा पाए और एक गेंद बाद फिर से नीचे बैठकर स्विप शॉट लगाने के प्रयास में अपना धैर्य खो बैठे और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए टीम को मझदार में छोड़ गए। बता दूं, बेन स्टोक्स का यह कीमती विकेट भी वॉशिंगटन सुंदर ने अपने नाम किया। दोस्तों, बेन स्टोक्स को इस पारी में शुरुआत तो मिली, लेकिन वह 96 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 33 ही रन बना पाए। दोस्तों, बेन स्टोक्स का जैसे ही विकेट मिला, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अलग ही जश्न मैदान में मनाया, क्योंकि भारतीय गेंदबाज अब समझ चुके थे कि निचले क्रम के बल्लेबाज अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरेंगे। मानो जैसे वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी तरीके से इस मैच का रुख ही पलट डाला था, क्योंकि अब तक वॉशिंगटन सुंदर, बेन स्टोक्स, जो रूट और जेमी स्मिथ जैसे 3 बड़े बल्लेबाजों के विकेट अपने खाते में ले चुके थे। ऐसे में अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ब्रायडन कार्स। दोस्तों, ब्रायडन कार्स निचले क्रम के बल्लेबाज थे, जिस कारण अचानक शुभमन ने गेंदबाजी पर अपने तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुलाया, और दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने भी शुभमन गिल के इस फैसले को सही साबित करके दिखाया और आते ही एक सटीक यॉर्कर डालते हुए पहले ही गेंद पर ब्रायडन कार्स का पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, ब्रायडन कार्स इंग्लैंड के लिए इस पारी में मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले वॉशिंगटन सुंदर, तो इसके बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने पूरी तरीके से अब इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था, क्योंकि लगातार 2 ओवर में अब इंग्लैंड अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब इंग्लैंड के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे जोफ्रा आर्चर। दोस्तों, निचले क्रम के बल्लेबाज अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह की गेंदें आग उगलती हुई इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास पहुंचती जा रही थीं। इस कारण दोनों ही बल्लेबाज काफी घबराहट के साथ बुमराह का सामना कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कब तक सामना करेंगे? जी हां, क्योंकि बुमराह ने 1 ओवर बाद एक बार फिर अपनी तूफानी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर डाला और अंदर आई हुई गेंद में इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज क्रिस वॉक्स को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड कर डाला। आपको बता दे, बुमराह की यह गेंद इतनी खतरनाक थी कि जिसे देख क्रिस वॉक्स भी हैरान हो गए थे। बता दूं, क्रिस वॉक्स 33 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, चायकाल के बाद जसप्रीत बुमराह के इस स्पेल ने पूरी तरीके से इंग्लैंड की अब धज्जियां उड़ा दी थीं, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड 200 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाई थी और 9 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। धमाकेदार तरीके से टीम इंडिया का कमबैक इस लॉर्ड्स के खूबसूरत मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अंतिम विकेट बाकी था। मैदान में उतरे शोएब बशीर। फिर यहां से कुछ देर तक तो जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर के बीच साझेदारी देखने को मिली, लेकिन जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने एक बार फिर अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और इस बार अपने जाल में जोफ्रा आर्चर को फंसाते हुए क्लीन बोल्ड कर डाला और इंग्लैंड के पूरे पारी को 192 रनों पर सीमेंट डाला। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने झटके, तो वहीं 2-2 विकेट मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को हासिल हुए। बता दूं, इंग्लैंड को
192 रनों पर ऑल आउट करने के चलते अब यह चौथा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को 193 रनों का लक्ष्य मिला है। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने दूसरी पारी टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान में उतरे। तो वही पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड की ओर से क्रिस वॉक्स, जिन्होंने यह पहला ओवर इतना कसा हुआ डाला कि स्ट्राइक पर मौजूद जायसवाल को एक भी रन बटोरने का मौका ही नहीं दिया और यह ओवर पूरी तरीके से मैडन रहा। ऐसे में दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए इंग्लैंड की ओर से तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, लेकिन आर्चर की ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने पीछे की ओर फ्लिक शॉट जड़ते हुए एक बेहतरीन चौका आर्चर को लगा दिया और साथ ही अपने पारी का भी आगाज कर डाला। दोस्तों आर्चर की ओवर की शुरुआत तो खराब रही थी, लेकिन जैसे ही एक रन लेने के बाद यशस्वी जायसवाल उनके सामने आए, आर्चर ने अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल को फंसाया, जिस पर यशस्वी जायसवाल ने फुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में सीधी खड़ी हो गई और फिर आसान सा कैच जेमी स्मिथ ने पकड़ा और जायसवाल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों लक्ष्य छोटा था, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया दूसरे ही ओवर में जायसवाल के रूप में अपना बड़ा विकेट गंवा चुकी थी, जिस कारण विपक्षी टीम इंग्लैंड में अब उत्साह देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे टीम इंडिया की ओर से करुण नायर, जो अब तक टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। दोस्तों न्यू गेंद थी, इस कारण इंग्लैंड के गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी और इसी के चलते मैदान में मौजूद केएल राहुल और नए बल्लेबाज करुण नायर गेंद को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि गेंद कांटा बदलते हुए कभी इन स्विंग टू आउट स्विंग होते जा रही थी। और दोस्तों इसी के चलते मैच के 5वें ओवर में क्रिस वॉक्स के पास केएल राहुल को कोट एंड बोल्ड करने का एक सुनहरा मौका भी बना था, लेकिन दोस्तों क्रिस वॉक्स इस मौके को बुना नहीं पाए और एक बड़ा जीवनदान केएल राहुल को हासिल हुआ। और दोस्तों इस जीवनदान का फायदा अगली ही गेंद पर केएल राहुल ने उठाया और क्रिस वॉक्स के खिलाफ एक खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए चौका लगा दिया। वही दोस्तों अगली गेंद पर भी केएल राहुल के बल्ले से शानदार 4 रन देखने को मिले। दोस्तों इन 2 बड़े शॉट ने केएल राहुल के कॉन्फिडेंस को अब बढ़ा दिया था और दोस्तों ये कॉन्फिडेंस अगले ओवर में एक बार फिर साफ दिखाई दिया, जहां पर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ केएल राहुल ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और एक शानदार चौका लगा दिया। बता दूं इस ओवर में करुण नायर के बल्ले से भी 4 रन देखने को मिले। दोस्तों अचानक से अब टीम इंडिया के रनों में रफ्तार देखने को मिल रही थी, क्योंकि पिछले 2 ओवर के भीतर अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 4 जोरदार चौकी जड़ दिए थे। दोस्तों शुरुआत से आज कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन दोस्तों जायसवाल का विकेट छोड़ दिया जाए तो इसके बाद यह दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, जिस कारण 10 ओवर होते ही गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और एक छोर से खुद कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर आए तो वही दूसरा छोर संभालने दिया ब्रायडन कार्स को और आते ही दोनों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से टीम इंडिया के रनों पर अंकुश लगाया और दबाव बनाना शुरू कर दिया और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए ब्रायडन कार्स ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद को अंदर लाया, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई और इसी के साथ एलबीडब्ल्यू के रूप में इंग्लैंड को इस मुकाबले का दूसरा विकेट हासिल हो गया। आपको बता दें इस पारी में एक बार फिर करुण नायर ने सबको निराश किया और वह मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते अब टीम इंडिया प्रेशर में आना शुरू हो चुकी थी। ऐसे में अब सेठ बल्लेबाज राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे कप्तान शुभमन गिल, लेकिन दोस्तों इस दूसरी पारी में शुभमन गिल टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। पहली गेंद से आज शुभमन गिल नर्वस दिखाई दे रहे थे और दोस्तों इसी का फायदा एक ओवर बाद ही ब्रायडन कार्स ने उठाया और अपने अंदर आई गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को फंसाया और लगातार अपने दूसरे ओवर में शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए भारतीय टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल टीम के लिए मात्र 6 ही रन बना पाई। दोस्तों भले ही भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन साथ ही टीम इंडिया अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को भी गंवा चुकी थी। ऐसे में अंतिम 15 मिनट का खेल बाकी था, जिस कारण नाइट वॉचमैन के रूप में मैदान में उतरे आकाशदीप लग रहा था। आकाशदीप अंतिम 15 मिनट खुद को संभाल लेंगे, लेकिन दोस्तों बेन स्टोक्स के आगे आकाशदीप की एक नहीं चली और जल्दी ही बेन स्टोक्स ने आकाशदीप की गीलियां बिखेरते हुए भारतीय टीम को